गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत अध्ययन में संधि पढ़ेंगे। यह 7वीं और 8वीं कक्षा दोनों में है आपका पाठ्यवस्तु में। हमने कक्षा 6 में वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद किया था, ये उसी पर आधारित है। संधि सबसे पहले जानेंगे हम होती क्या है। जैसे शब्द से ही हमें आभास हो रहा है कि संधि का अर्थ है किसी चीज़ का मिलना, तो संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाप। उसके मिलने से जो नया परिवर्तन होता है वो संधि होता है। तो भाषा में क्या है, जब दो वर्णों के मिलने से एक कुछ नया शब्द में परिवर्तन हो तो उसको संधि कहते हैं। हम इसमें संस्कृत में इसकी व्याख्या एक बार परिभाषा देखेंगे। पूर्वपदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधि इति। अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पूर्व वर्ण के मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। जैसे ये एक शब्द है, विद्यालय है, इसके हमने दो भाग किए, विद्या जमा आलय। तो इसका जो पहला पद है विद्या, ये इसको हम कहेंगे पूर्व पद। जो इसका पीछे वाला हिस्सा है आल्य है, इसको कहेंगे हम उत्तर पद। तो पूर्व पद का प्रथम अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो नया परिवर्तन होगा वह संधि कहा जाएगा। देखिएगा, विद्या, विद्या का जब हमने वर्ण विच्छेद करते हैं, विद्या अंतिम वर्ण निकल गया इसमें से आ, इधर से आल्य का प्रथम वर्ण आ और आ के मेल से आ बनता है, तो ये क्या हुआ, विद्यालय। दो आ मिलकर एक आ का रूप ले लेते हैं तो क्या हो गया, विद्यालय है। ऐसे संधि होती है। सामान्यतः संधि त्रिविध है तद्यथा। सामान्य तौर पर संधि 3 प्रकार की होती है। ये देखिएगा, संधि नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में सभी स्वरों को एक नाम दिया गया है अच, और व्यंजनों को हल। ये प्रत्याहार सूत्र होते हैं, उसमें अच के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं और व्यंजन हल में सभी व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अगर आपको कहीं अच संधि लिखा मिलता है तो इसका अर्थ है ये स्वर संधि है, हल संधि है तो वो व्यंजन संधि है। आपके विषय वस्तु में स्वर संधि है, तो आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये आपका यूं का यूं लिख लीजिए, याद हो जाएगा अच्छे से। आज हम सिर्फ दीर्घ संधि करेंगे। ये देखिएगा, दीर्घ संधि, ऋषव या दीर्घ स्वर। ऋषव स्वर कौन से हैं, ए ई उ री, और इनके दीर्घ कौन से होते हैं, ए का दीर्घ हो जाएगा आ, ई उ री। जैसे मैंने जो संस्कृत की वर्णमाला करवाई थी उसमें भी बताया था कि हम हिंदी में जो स्वर पढ़ते हैं संस्कृत में उनसे स्वर 2 ज़्यादा हैं, एक तो बड़ी री और एक री। जैसे छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हैं, ऐसे ही संस्कृत में छोटी री और बड़ी री भी पढ़ते हैं। से परे, इसका मतलब इसके सामने सवर्ण, सवर्ण मतलब ए है तो उसके सामने ए या आ जाए, दीर्घ। ऋषव या दीर्घ स्वर अ ई उ अथवा री होने पर दोनों के स्थानों पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। अर्थात ध्यान से समझिएगा, ए के सामने ए आ जाता है तो आ बन जाएगा, ए मिलके उसका दीर्घ हो गया आ। अगर आ के सामने ए आ जाता है तो भी बड़े वाला बनेगा। अगर आ के सामने आ जाता है, जैसे हमने विद्या जमा आल्य में किया था, तो भी आ। अर्थात ए जमा ए जमा आ जमा आ जमा ए, इन चारों स्थिति में जो भी अगर ये सवर्ण का मेल होता है तो इसमें बड़े वाला ही प्रभावी होगा, अर्थात आ का रूप धारण कर लेगा।
अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणानि, इसके उदाहरण देखते हैं हम। मुर जमा अरी, ये मुर था, अरी ये जैसे मैंने पहले बताया है पूर्व पद और ये उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण निकालेंगे हम। देखो वर्ण विच्छेद आपको आता, आप करके देखिए। मुँह जमा, इसका मैंने अलग अलग नहीं किया क्योंकि हमें आवश्यकता बिल्कुल अंतिम वर्ण का वर्ण विच्छेद करने की है। मुँह जमा र में से क्या स्वर निकला, ए। फिर उत्तर पद लिया, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए जमा री। ये यूं का यूं छोड़ दिया, इसका हमें वर्ण विच्छेद करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ए जमा ए, ये भी ऋषभ है, ये भी ऋषभ है, ऋषभ ऋषभ स्वर मिलके क्या हो गया, दीर्घ। इसी ऐसा नहीं है ए जमा ए मिलके बड़ी ई हो जाएगी, क्या होगा, ए जमा ए मिलके आ हो गया। तो मुँह रे आ री, तो रे आधा है, र तो इसी आ की मात्रा का रूप आ अपनी मात्रा रूप में आ जाएगा रे के साथ, मुरारी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। कवि जमा इंद्र है। अब देखिएगा कवि का हम अंतिम प्रथम पद का, पूर्व पद का हम अंतिम वर्ण और उत्तर पद का हम प्रथम वर्ण निकालेंगे। क जमा व में से निकल गई छोटी ई, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, छोटी ई। इंद्र है, इंद्र में से प्रथम वर्ण क्या हुआ, ई छोटी। न दैर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का मेल करना है। इस प्रथम जो पूर्व पद था उसका अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण का मेल हुआ। छोटी ई जमा छोटी ई क्या होगा, बड़ी ई। दो छोटी ई मिलती हैं तो बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे ही अगर सामने बड़ी ई है तो ई जमा ई, वो भी बड़ी ई होगी। दोनों साइड बड़ी ई है तो भी बड़ी ई हो जाएगी। आगे छोटी ई है, पीछे बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी। दो छोटी ई हैं तो भी वही, जैसे ए के मामले में जो नियम लागू होता था वही यहाँ पर होता है। तो अब देखना, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गई। तो कै व आधा था, ये बड़ी ई अपने मात्रा रूप में व के साथ आ गया, कै वी। और इन जो इंद्र आधा न और द्रह था वो यूं का यूं है, तो क्या हो गया, कविंद्र है। कवि जमा में इंद्र, कविंद्र है। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिएगा। पाठ जमा आरंभ, तो इधर से पाठ में से ए निकलेगा, सामने आ है, ए जमा आ पाठारंभ। स्वराज्य जमा आंदोलन, प्रथम जो पद है पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण ए निकलेगा। जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण आ निकलेगा, ए जमा आ, ये आ रूप में आ जाएगा तो स्वराज्य आंदोलन। बानु जमा उदय है, इधर से छोटा ऊ निकलेगा पूर्व पद का, उत्तर पद का भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। वही ई वाली बात है। लघु जमा उर्मी, छोटा ऊ इधर भी छोटा ऊ है, बड़ा रूप में आ जाएगा। दक्षिण जमा अयनम, दक्षिणायनम, इधर ए है इधर ए है, आ बन गया। छोटी ई बड़ी ई, ये छोटी आगे है पीछे बड़ी है तो ये बड़ी रूप में आ जाएगा, मुनीश्वर है। मही जमा इंद्र है, महेंद्र है। वधु जमा उदय है, वधुदय। पितृ जमा में ऋणम, ये देखिएगा पितृ इधर री है, आगे भी री है, री और री मिलके बड़ी री हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था संस्कृत में दो स्वर हिंदी से ज़्यादा हैं, री और बड़ी री। तो इधर भी री था इधर भी री है। ध्यान दीजिएगा, हम आमतौर पर ये री की मात्रा लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर डबल री है, एक और दो। पितृणाम, ऐसे ही मातृणाम इसमें भी होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कीजिए। और इस प्रकार के अपनी बुक में से अन्य शब्द लिखकर उनका संधि करनी है आपको। अगर संधि करके कोई शब्द दे रखा है उसका संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिए अलग अलग। तो जो मैंने उदाहरण दे रखे हैं इनके साथ साथ आप 2, 3, 4 उदाहरण अन्य भी करके देखेंगे। बाकी कल हम दीर्घ संधि से आगे यण संधि करेंगे।